नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शब्द विचार। और शब्द विचार के अंतर्गत ना हम लोग देशज के बारे में जानेंगे, विदेशज के बारे में जानेंगे, रूढ़ क्या है, योग ऋण क्या है और यौगिक क्या है। इन तमाम टॉपिक है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और सबसे सरल तरीके से समझाऊंगा। जो मैं समझा है, जो मैंने पढ़ा है, उन सारा चीज़ को ना बहुत सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना और जिसे नोट करने के लिए बोलूँगा ना, तो उसे आप लोगों को ना अपना जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें नोट करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना हम ना जो मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँ ना, उन सारी चीज़ को नोट करके रिविज़न कर पाओ। तो इसीलिए आप लोगों को ना शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा सीधा ना हम लोग इसकी जो थ्योरी है ना उसको पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद ना फिर मैं आप लोगों को एमसीक्यू का लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उसको फिर हम लोग ना ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला ना देखिए, टॉपिक को शब्द विचार करके दिया है। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग ऋण, यौगिक, इन तमाम चीज़ों के बारे में ना विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले ना मैं आप लोगों को तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, इसके बारे में क्लास नंबर 7 में पढ़ा चुका है। नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखोगे तो आप लोगों के लिए और भी सरल हो जाएगा। ठीक है, और नहीं ना तो मैं आप लोगों को तत्सम क्या है, तद्भव क्या है ना, शॉर्ट में आप लोगों को जरूर इसके बारे में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला ना फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक या एक से अधिक वर्णों से निर्मित स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अथवा शब्द का निर्माण एक से अधिक वर्णों के ध्वनि से होता है। तो शब्द का निर्माण किससे होता है, एक या एक से अधिक जो ध्वनि है ना उससे इसका निर्माण होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। किसी भी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, शब्दार्थ विश्लेषण को समन्वित रूप को शब्द विचार कहते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया उत्पत्ति कहलाती है। नेक्स्ट को पढ़िए। शब्द के दो भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका ना कोई निश्चित अर्थ निकलता हो ना, तो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ ना, तो जैसे मैं अगर जल लिख देता हूँ, क्या, तो जल लिख देता हूँ ना, तो ये जल से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि जल, जल का मतलब होता है पीने वाला पानी, तो ये सार्थक हो जाएगा। और निरार्थक शब्द किसे कहते हैं ये जान लो। निरार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसे ना जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ ना, तो इसी को अगर मैं लज लिख दूँ, क्या, तो लज ये एक शब्द है रहने को, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा ना, तो ये निरार्थक शब्द है। ठीक है, और सार्थक शब्द वे शब्द होंगे जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले। तो सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द किसे कहते हैं, समझ में आया ना। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इसे आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, शब्दों को निम्नलिखित 5 आधारों पर विभक्त किया गया है। जो हम लोग शब्द पढ़ेंगे ना, तो शब्द को कितने आधार पर विभक्त किया गया है, 5 आधार पर विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला को देखो, रचना, उत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, तो रचना, उत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नोट करके रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा, रूढ़ शब्द होता है, दूसरा योग ऋण शब्द होता है और तीसरा यौगिक शब्द होता है। रूढ़ शब्द को थोड़ा सा अगर बताऊँ ना आप लोगों को ना, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले ना, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, और सरल तरीके से और ये रूढ़ शब्द का परिभाषा बताऊँ ना, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे एग्जाम्पल दूँ ना, तो ये मैं जल करके लिख दिया एक शब्द, जल मतलब पानी होता है, इसका एक सार्थक अर्थ निकल गया ना। और इसी का खंड या टुकड़ा कर दूँ, ज को अलग कर दूँ, ल को अलग कर दूँ, तो ज का कोई मतलब निकलता है क्या, या ल का कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं ना निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द कहलाता है। उसके अलावा दूसरा जो यौगिक शब्द है ना, उसे आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊँ ना, तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ ना, तो उपकार, क्या, तो ये जो कार जो शब्द है ना, उपकार करके, तो ये यौगिक शब्द हो जाएंगे। कैसे, तो अगर इसको मैं 2 हिस्सा में अलग अलग करूँ ना, तो उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब पहले होता है, और कार का मतलब क्या होता है, कार का मतलब कोई भी आप नॉर्मल जो कार आता है ना, है उसको आप लोग कार मान सकते हो। और ये जो दोनों को एक साथ मिलाकर एक वर्ड में लिख दे उपकार, तो उपकार का मतलब क्या हो जाएगा, एहसान हो जाएगा, है ना, कि किसी के ऊपर उपकार कर देना। तो
जो दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक शब्द बनता है ना, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। या दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द जो बनता है ना, उसे यौगिक कहेंगे। या दूसरा प्रकार से इसका जो परिभाषा है वो बताऊँ ना, तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं जो जिसका खंड या विभक्त करने पर ना अलग अलग मीनिंग निकलता है, उसे यौगिक कहते हैं। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आप लोगों को ये जो तीसरा योग रूढ़ शब्द है ना, वो क्या होता है इसको आप लोगों को बता देता हूँ। योग रूढ़ शब्द का अर्थ ये होता है कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी साधारण अर्थ का बोध ना करा करके ना विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल दूँ ना, तो लंबोदर क्या हो जाएगा, लंबोदर अगर की एग्जाम्पल दूँ ना, तो ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे? लंबोदर का हम लोग अर्थ क्या लेते हैं? लंबोदर का अर्थ नॉर्मल हम लोग ये नहीं लेते हैं कि जिसका पेट निकला हुआ, जिसका उदर लंबा हो, उसे लंबोदर कहते हैं। नहीं, ये साधारण अर्थ में लंबोदर का मतलब ये है कि जिसका पेट निकला हुआ लंबोदर कहलाता है। नहीं, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, लंबोदर का जो विशेष लाक्षणिक अर्थ लेते हैं वो हम भगवान गणेश को लेते हैं। किसको? तो भगवान गणेश के लिए हम लंबोदर का उपयोग करते हैं, मतलब लंबोदर शब्द का उपयोग करते हैं। लंबोदर बोलोगे तो हम भगवान गणेश को ही सीधा लेते हैं ना। तो ये अपने साधारण अर्थ का बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है ना, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन तीनों के परिभाषा को आप लोगों को याद रखना है। आगे नीचे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला आप लोगों को समझ में आया ना कि रचना, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है शब्द को। सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा यौगिक शब्द। दूसरा को पढ़ते हैं अब। उत्पत्ति, उद्भव, विकास के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन कौन सा? उत्पत्ति, उद्भव और विकास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, नोट करके रखो इन सारी चीज़ों को, ठीक है, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तीसरा को पढ़िए। रूपांतरण, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचना, रूपरेखा के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसे भी आप लोग नोट करके रखिएगा। चौथा को पढ़िए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर 3 भेद है। कौन कौन सा? सबसे पहला अभिधा, दूसरा हो जाएगा लक्षणा और तीसरा व्यंजना, जिसका एक और नाम लेते हैं सबसे फर्स्ट में वचन, दूसरा लाक्षणिक और तीसरा व्यंजना या व्यंजक बोलते हैं। तो दोनों नाम को आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के शब्द के भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा को ध्यान से पढ़िए। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन सा? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और 7वां समुच्चय बोधक और 8वां विस्मयादि बोधक। तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज ना इसका जो पूरा PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ से आप लोग इसको भी नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ऐसे जो पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए, अब हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। मतलब जितने भी हम लोगों ने प्रकार पढ़े ना, अब उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। रचना, उत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने 3 प्रकार के भेद बताया था ना आप लोगों को, रचना, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्द के। तो सबसे पहला रूढ़ शब्द को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रूढ़ शब्द है क्या, और तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला रूढ़ शब्द को पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग जान लो, जितना ज़्यादा अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा अभी आप लोग ना पढ़ोगे, थ्योरी प्लस MCQ का सीरीज़ लगाओगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर होगा अभी आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों के पास 3 से 4 महीना बढ़िया सा टाइम है। अच्छे से पढ़ोगे ना तो आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों का जो CG टेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर सोचोगे कि नहीं मैं बाद में पढ़ूंगा 1-2 महीने पहले ना, तो जब आप लोग एग्ज़ाम दिलाने के बाद एक दो नंबर से गलती से भी अगर फेल हो गए ना, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखो, CG टेट का जो एग्ज़ाम है हर साल नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा कि हर 1 साल 2 साल के बाद में ही आता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ना रूढ़ शब्द क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसे मूल शब्द भी कहते हैं। तो रूढ़ शब्द को क्या कहते हैं? मूल शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो। वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। चावल, इनमें चावल का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक है, अर्थात ये स्वतंत्र वर्ण के रूप में निरर्थक होते हैं। तो आप लोगों को
मैं रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया था ना जल करके, तो ज को अलग लिख दिया जल में से और ल को अलग लिख दिया। तो ज का कोई मतलब हुआ है क्या, या ल का कोई मतलब निकलता है क्या? नहीं निकलता ना, तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से एग्जाम्पल में इसमें चावल को अलग कर दिया, च को अलग, व को अलग और ल को अलग, और च और व और ला अलग अलग बोल रहे, तो इसका कोई मतलब हो रहा है क्या? नहीं ना हो रहा है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, जिसके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, इसमें दूसरा फिर से दिया है कान करके, इनमें का और ना खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। तीसरा दिया है पानी, चौथा नाक और पांचवा घोड़ा। तो इन सारे जो शब्द दिए हैं ना, तीसरा चौथा पांचवा, इसके शब्द को अलग अलग दो हिस्सा में बांटोगे ना, तो इसका अलग अलग हिस्सा में कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाता है, जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, तो रूढ़ शब्द आप लोगों को समझ में आया ना, किसे कहेंगे हम लोग। चलिए दूसरा में अब हम लोग ना यौगिक शब्द के बारे में जान लेते हैं। यौगिक शब्द को जानने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सभी लोगों के मन में किसी प्रकार की अगर सवाल आ रहे होंगे और उन सवाल को पूछने के लिए आप चाहते हो कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शेयर करूँ ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना, और वहाँ पर सर्च करके आप लोग जाओगे ना, तो मेरा प्रोफाइल आप लोगों को मिल जाएगा, और वहाँ आप लोग मेरे को मैसेज कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना जो फ़ोनपे का नंबर है उसे दे दूँगा, और उसके बाद वहाँ पर आप लोगों को ना केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है, और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर रहेगा उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा, मतलब आप लोगों को दे दूँगा। तो पर्सनल रूप से आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके ना कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो किसी भी प्रकार के सवाल आप लोग। ठीक है, चाहे वो बुक लिस्ट के बारे में हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सीजीएल क्लियर करें, चाहे वो, या आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट हो या सजेशन लेना चाहो ना, तो आप लोग बिल्कुल ना फ़ोन करके आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात करके आप लोग सजेशन ले सकते हो। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट मैं इसीलिए रखा हूँ क्योंकि अगर मैं फ्री में आप लोगों को नंबर दे दूँ ना, तो बार बार आप लोग फ़ोन करोगे छोटे छोटे सवाल के लिए, तो इसीलिए ना जिनको विशेष आवश्यकता है केवल उन्हीं लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट वो रखा हूँ। ठीक है, लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन चाहो तो बेशक ले सकते हो। ठीक है, एक बार इसे पे कर देने के बाद ना आप लोग कभी भी आप लोग कॉल करके इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, लेना लेना आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब दूसरा यौगिक के बारे में जान लेते हैं। आप लोग जरूर सोचिएगा एक बार। ठीक है, चलिए यौगिक के फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। यौगिक से आशय योग मेल से बना हुआ, मतलब यौगिक का क्या आशय है कि यौगिक जो है ना वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ जो शब्द है ना उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल योग से बना हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो। इन शब्दों में अर्थ सदैव उसी के समान होगा जो अर्थ उनके मूल शब्द का होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो यौगिक शब्द और सार्थक खंड शब्द करके दिया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट को पढ़ो अनाथालय। तो देखो अनाथालय जो शब्द है ना उसे दो शब्द में विभक्त किया है, अनाथ और आलय। तो अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता वो अनाथ होता है, ये अलग शब्द हो गया, मतलब अलग अलग अर्थ निकल गया। और आलय का अर्थ अलग निकल गया, मतलब रहने का जो स्थान होता है वो अलग निकल जाता है। ठीक है, आलय के रूप में। दूसरा उसी प्रकार से पाठशाला पाठधनशाला। तीसरा उसी प्रकार से देखो विद्यालय विद्याधन आलय। चौथा देखो हीमधन आलय। और पांचवा देखो उपकार उपधनकार। उप का मतलब होता है पहले या शुरुआत, और कार का मतलब होता है नॉर्मल कोई भी कार जो देखे होंगे ना आप लोग, जो रोड पर चलता हुआ है तो वो कार आप लोग समझ सकते हो। तो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर ना अलग अलग अर्थ निकले, या दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द जो बनाया जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा को आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करके रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी, तो इसीलिए अपने समझने के लिए ना आप लोगों को इसे नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए थर्ड को पढ़ते हैं योग रूढ़ के बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा योग रूढ़ को। ठीक है, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाता है, अर्थात मेल होने के पश्चात अपने मूल शब्द के अर्थ से भिन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो। तात्पर्य यह है कि योग होने पर नया रूढ़ बनता है। नेक्स्ट को पढ़ो। बहुव्रीहि समास के समान उदाहरण योग रूढ़ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल करके दिया है, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट को जलज से आशय जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल मछली घोंघा शीप कीड़ा इत्यादि होगा, किंतु जलज को योग रूप से कमल के लिए पढ़ा जाता है। नेक्स्ट को पढ़ो। पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर के कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अर्थात पंकज शब्द योग रूढ़ है। तीसरा को पढ़ो। दशानन, दस का मतलब नॉर्मल जो 10 होता है वो 10, और आनंद का मतलब मुख वाला रावण, अर्थात अर्थ में प्रसिद्ध है।
चौथा को पढ़ो लंबोदर और पांचवा पीताम्बर। आप लोगों को ना योग गुण के बारे में अपने शब्द में समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार समझाया, दोबारा और अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। योग गुण शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। मतलब जो लिखा हुआ रहता है उसका बोध ना करा करके, उसका ज्ञान ना करा करके विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है पंकज। पंकज किसी व्यक्ति का नाम होता है, हम लोग नॉर्मल पे लेते हैं, लेकिन पंकज का जो विशेष जो अर्थ होता है ना, वो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला चीज़ों को ना क्या बोलते हैं, पंकज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं योग रूढ़ को। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो साधारण अर्थ का बोध नहीं कराता, विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर का जो नॉर्मल अर्थ होता है वो किसी का पेट निकला हो तो उसे हम लोग लंबोदर कहते हैं, लेकिन लाक्षणिक अर्थ में लंबोदर का अर्थ हम लोग भगवान गणेश को लेते हैं। किसको लेते हैं, तो भगवान गणेश का नाम लंबोदर है, ये हम लोग लेते हैं, है ना। तो ऐसे आप लोगों को योग गुण के बारे में समझना है और इसके परिभाषा को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में जानते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तत्सम शब्द को जानते हैं कि एक्चुअल में तत्सम शब्द है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लो। शाब्दिक अर्थ तत्, उसके संस्कृत सम समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या, लता, कपट इत्यादि। और आप लोगों को विस्तार पूर्वक तत्सम तद्भव के बारे में जानना है ना, तो आप लोग ना 7वां क्लास में जाइए। हिंदी का जो मैंने लिया हूँ उसमें बहुत ही सरल तरीके से और विस्तार पूर्वक इसको समझाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नोट करके दिया है, इसे ध्यान से पढ़ो। अगले अध्याय में तत्सम तद्भव को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो बोला है ना वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि 7वां क्लास को जा करके देख लीजिए हिंदी का, उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं समझाया हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा तद्भव के बारे में जानते हैं कि तद्भव है क्या। शॉर्ट में सबसे पहले समझते हैं, इसके परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। शाब्दिक अर्थ तत्, उसे संस्कृत से भाव उत्पन्न, अर्थात जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है अग्नि का आग दिया है, खेत का क्षेत्र दिया है, रात का रात्रि दिया है और सूरज का सूर्य दिया है और पत्ता का पत्र दिया है इत्यादि, है ना। इसमें भी बोला है कि नेक्स्ट में ना ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ये बोला है, लेकिन 7वां क्लास को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ना ये तत्सम तद्भव को ना अपने शब्दों में थोड़ा सा सरल तरीके से अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ना सीधे सीधे उठा करके, संस्कृत भाषा के शब्द से उठा करके हिंदी में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अग्नि, क्या ले लेता हूँ, तो अग्नि में एक शब्द ले लिया, किसका शब्द ले लिया, तो संस्कृत भाषा का शब्द ले लिया, ये संस्कृत भाषा का शब्द है मानोगे, ठीक है। ये जो अग्नि जो है संस्कृत भाषा का शब्द, और सेम टू सेम ये अग्नि को उठाकर, ये जो शब्द है उसे उठाकर अगर मैं हिंदी में उपयोग करता हूँ अग्नि ही, तो वो तत्सम कहलाता है। लेकिन तद्भव उसे कहेंगे ये जो अग्नि है इसके शब्द को, रूप को बदल दिया, मतलब इसके शब्द के जो रूप है ना उसे बदल दिया, तो उस अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, आग हो जाएगा। क्या होगा, तो अग्नि का पर्यायवाची आग हो जाएगा। और अग्नि के पर्यायवाची शब्द आग लिखकर अगर मैं हिंदी में प्रयुक्त करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो अगर सेम टू सेम अग्नि को उठा करके मैं लेकर के प्रयोग किया हिंदी में तो वो तत्सम कहलाया, लेकिन इसके रूप को बदलकर आग को लेकर मैं इसमें प्रयोग किया तो क्या कहलाया, तद्भव कहलाया। सेम टू सेम इसमें परिभाषा इसी प्रकार से दिया गया है, तो आप लोगों को ऐसे ही समझना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देशज के बारे में जानते हैं कि देशज क्या होता है, तो ध्यान से इसके शब्दार्थ को सबसे पहला पढ़िए, ठीक है। देश, देश का तथा जात, जन्म, अर्थात देश में ही जन्मा जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, इसका स्रोत संस्कृत नहीं है किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्र अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा परिलक्षित के हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है अपितु देश के बोलचाल से बना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, देशज शब्द को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध जॉन बिम्स ने माना है। तो ये जो ना लाइन है ना उसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है देखो, भवानी, मुखिया, घरौदा, मिट्टी, झिड़की, खर्राटा, धुआं, बादल, जगमग, झिलमिल, चिड़िया, तेंदुआ, चूहा, म्याऊं, उसके अलावा बियान, कबड्डी, ये सारे जो शब्द हैं ना वो सारे के सारे देशज शब्द हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ना देशज शब्द क्या होता है मैं अपने शब्दों में
में आप लोगों को समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने क्षेत्रीय बोली में बोला जाता है, मतलब एक विशेष जो क्षेत्र होंगे ना ग्राम्य जीवन के ना, मतलब ग्राम के या कोई जनजाति के जो विशेष बोली होंगे ना, उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में अलग अलग शब्द बोलते हैं ना, खटपटाना, झोपड़ी, मिट्टी, ये सारा चीज़ जो देश में निकला हुआ है ना, मतलब जो जनजाति विशेष की जो बोली है या किसी ग्राम की जो बोली है ना, उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। मतलब एक देश के जो विशेष क्षेत्र है वहाँ से निकला हुआ शब्द को देशज शब्द कहते हैं। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा को पढ़ते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो, इसे आगत भी कहते हैं। नेक्स्ट, विदेशी जातियों के संपर्क से उसकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यही विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित विदेशी भाषा आते हैं। तो कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहले पुर्तगाली भाषा आता है। पुर्तगाली भाषा को याद करने के लिए या जो पुर्तगाली जो शब्द है ना, उसे याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द है ना, मतलब जो पुर्तगाली जो शब्द है ना, उसे याद करने के लिए कहानी के माध्यम से समझेंगे। अगर आप लोग रटोगे ना और सोचोगे कि मैं शब्द को रट लूँगा, नहीं याद कर पाओगे, कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा ना, कहानी के माध्यम से आप लोग शब्द को पकड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ना कि जो पुर्तगाल जानते हो ना, पुर्तगाल के लिस्बन है ना, जो वास्को डी गामा है 1498 में भारत की खोज किया था बोल करके मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोग को पता होगा। तो पुर्तगाल के लिस्बन से वो जो एक वैज्ञानिक है ना, वो एक जो व्यक्ति है ना, वो भारत आया था, ठीक है। और भारत किस में आया था? तो वो नाव में आया था। किस में आया था? तो नाव मतलब डोंगा में आया था, ठीक है। और डोंगा में आया था ना, तो इतना कितना दिन लगा था पता है ना? लगभग 1.5-2 साल से घूमते घूमते आया था, आप लोग को पता होगा ना। तो घूमते घूमते आया, तो अपने साथ क्या क्या लेके आया है ये देखना, ठीक है। वो पुर्तगाल के लिस्बन से जो वास्को डी गामा है वो क्या लेकर के आया था 1498 में? तो सबसे पहला अपने साथ ना अपने नाव में अचार लेके आया था, क्योंकि उसको खाना भी तो है जी, रोज रोज के नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, है। तो अचार लेके आया था। अपने साथ एक कप्तान रखा हुआ था डोंगा को चलाने के लिए। उसके साथ उसको एक कर्नल रखा था दिशा देखने के लिए। उसके अलावा गोदाम रखा था। वास्को डी गामा जो आया था तो मसाले के लिए आया था ना, तो गोदाम लेके ही ना आएगा जी। अपने नाव में बड़का सा गोदाम रखा हुआ था ताकि यहाँ का मसाला को लेकर के जा सके। उनका जो नाव था ना, उसमें एक कमरा था ताकि वो सो सके। आलपिन लेके आया था कोई दस्तावेज को रखने के लिए। और इस्पात लेकर रखा था। तो इस्पात किसके लिए? तो घर बनाने के लिए रखा था, मान लेना, ठीक है। उसके अलावा बाल्टी रखा था नहाने के लिए। गमला रखा था, बढ़िया सा मौसम ठीक रहे उसके लिए, पौधा वौधा उगाने के लिए गमला। और गोभी रखा था, क्या? तो सब्जी बनाकर खाने के लिए गोभी रखा था, ठीक है। उसके अलावा संतरा रखा था। संतरा मतलब आते आते कुछ फल वल खाएगा ना जी, है। तो संतरा भी रखा था वो वास्को डी गामा वो, ठीक है। और संतरा के अलावा फल में क्या रखा था? अनानास रखा था। पपीता रखा था, क्या? तो पपीता भी ना खाएगा जी, हैं। उसके अलावा तंबाकू भी रखा था। वो नशेड़ी था जो वास्को डी गामा है ना, थोड़ा सा नशेड़ी था, तंबाकू दबाता था साइड में वो, ठीक है। उसके अलावा चाबी रखता था। तो चाबी जी तिजोरी वजोरी लूट कर भारत को जाएगा तो चाबी ही ना रखेगा, है। तो ये रखा था। और अलमारी रखा था। तो अलमारी में ताला चाबी तो होगा ना जी, तो चाबी भी रखा था, ठीक है। और उसके अलावा तिजोरी भी था। तो तिजोरी रहेगा तब ना तिजोरी का चाबी रहेगा, और चाबी में अलमारी रहेगा। तो वो अलमारी, चाबी और तिजोरी रखा था, ठीक है। और उसके अलावा परात रखा था। छत्तीसगढ़ में परात जानते हो ना, बड़का थाली को परात कहते हैं। तो परात भी रखा था खाने के लिए, ठीक है। मतलब परात में फल फूल है ना, उसे काट कर खाने के लिए रखा था, मान लेना। उसके अलावा तौलिया रखा था। तौलिया मतलब जो गमछा वगैरह होता है ना, तौलिया पोंछने के लिए। तो नहाएगा नहीं जी, समुंदर में आएगा तो वो रखा था। उसके अलावा स्त्री रखा था। अब स्त्री मतलब आयरन करने के लिए जी, कपड़ा को आयरन करने के स्त्री आता है ना, जिसे हम लोग अभी आयरन बोलते हैं, उसे स्त्री रखा था, ठीक है। उसके अलावा कमीज रखा था, कपड़ा पहनने के लिए। साबुन रखा था नहाने के लिए, है ना। तो साबुन नहीं रखेगा तो बदबू नहीं आएगा जी, है। तो इसलिए वो साबुन रखा था, ठीक है, नहाने के लिए। उसके अलावा फीता रखा था। उसका जो लंबा लंबा बाल देखे होंगे ना, तो लंबा लंबा बाल को बांधने के लिए फीता रखा था। उसके अलावा पिस्तौल रखा था, बंदूक ढिशूं ले उड़ा देगा वो बोल करके, है ना। तो एक पिस्तौल रखा था, कोई दुश्मन आए तो मार देंगे बोलकर। उसके अलावा पादरी लेकर आया था दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए। मिस्त्री लेकर आया था एक, ठीक है। उसके अलावा कॉफ़ी लेकर आया था चाय पीने के लिए, ठीक है, कॉफ़ी मतलब बना कर। उसके अलावा काजू लाया था, बोतल लाया था, मस्तूल लाया था, ठीक है। और क्या लाया था अपने
अपने साथ? तो काज लाया था, नीलाम लेके आया था और उसके अलावा पेरू लेके आया था। तो इतना सारा चीज़ जो वास्को डी गामा है 1498 में अपना नाव में लेकर के आया था। कहाँ से लेके आया था? तो पुर्तगाल से लेके आया था। पुर्तगाल से समझिएगा कि वो पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। तो इन सारा चीज़ को लेकर के आया था, कहानी के माध्यम से समझो, अदरवाइज़ आप लोग नहीं समझोगे ना तो रटते रह जाओगे, भूल जाओगे, क्योंकि आगे बहुत सारे जो भाषा है उसको भी आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा में ना चीनी शब्द को पढ़ते हैं कि चीनी में क्या क्या है। चीनी से क्या आया था? तो चाय आया था, चीनी आया था, चीकू आया था, लीची आया था, पटाखा आया था और तूफान आया था। तो चीन से हमेशा क्या आता है जी? चीन में तो हमेशा चाय मिलता है, पता है आप लोगों को। चीनी भी मिलता है, आप लोग को पता होगा। चाइनीज़ होते हैं ना जी, जो चीन के लोग होते हैं, वो चीकू भी मिल जाता है और लीची भी मिलता है और पटाखा और तूफान मिलता है। तो चीन से क्या आता है? पटाखा रहता है ना, चीन के लोग जो होते हैं, और तूफान भी आता है वहाँ से, ऐसे समझिएगा। उसके अलावा जापानी शब्द में क्या आता है? तो रिक्शा आएगा, सुनामी आएगा, सोयानार आएगा, झम्पन आएगा, हाइकू आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जापानी में याद रखना है। इटालियन में क्या आएगा? कार्टून, रॉकेट, लॉटरी आ जाएगा। स्पेनिश में क्या आएगा? सिगरेट और सिगार। तो स्पेनिश में क्या आएगा? तो स्पेनिश में ना सिगरेट आता है, जैसे आप लोग पीते होंगे, है ना, मान लेना पीते होंगे बोल करके सिगरेट पीते हैं। कौन सा वाला पीते हैं? तो स्पेनिश वाला सिगरेट पीते हैं, हाँ, ऐसे याद रखना। रूसी शब्द में क्या है? तो स्पुतनिक। आप लोग को पता है ना, वैक्सीन जो था हम लोग का कोरोना वाला, वो स्पुतनिक आया था रूस से, है ना। और वोदका आया था, वोदका जानता है ना, 4 बोतल वोदका, हाँ, ये भी आया था, ठीक है। तो ऐसे शब्द को याद रखना है आप लोगों को। चलिए उसके अलावा ये जो 7वां तुर्की शब्द है ना, उसे आप लोगों को कैसे याद रखना है, इसको भी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। कहानी के माध्यम से कैसे समझिएगा? ये जो तुर्की है ना, उसको तुर्किन समझना। तुर्किन जानते हो ना, जो बाजार में टिकली फुंदरी बेचते रहता है, जो अलग अलग प्रकार से है ना महिलाओं के लिए। तो वो जो एक तुर्किन है ना, वो कौन कौन सा शब्द रखा है या कौन कौन सा चीज़ रखा है? तो वो जो तुर्किन जो महिला है ना, वो अपने साथ क्या रखा है? एक मुगल रखा है। क्या रखा है? तो एक मुगल रखा है। और जो तुर्किन है वो क्या है? बेगम है, अपने आप को क्या मानती है? बेगम है वो। उसके साथ अपना एक बहादुर रखा है, एक चपरासी वाला बहादुर, नहीं जानते हो जी? हैं, जिस चपरासी का नाम क्या था? दरोगा था, ठीक है। तो बात जो दरोगा था वो क्या था? बहादुर था। और कौन रखा था? तो तुर्किन रखा था, ठीक है। उसके अलावा एक खाना बनाने के लिए बावर्ची रखा था, जो तुर्किन है वो। और एक कुली रखा था अपना सामान ढोने के लिए। उसके अलावा चमचा रखा था, एक सामान को सीधा सीधा जमाने के लिए। उसके अलावा एक आका रखा था, तो तुर्किन का भी एक आका था, ठीक है। उसके अलावा क्या था? लम्फांगा भी था। उसके अलावा ये जो तुर्किन है वो उर्दू शब्द बोलता था। क्या बोलता था? तो उर्दू बोलता था तुर्किन जो है वो, ठीक है। उसके अलावा सुराग रखा था, ठीक है। उसके अलावा तलाश रखा था, चाकू रखा था जी, कोई आएगा लागेगा तो छेद दूंगा बोल करके, ठीक है। उसके अलावा कैंची रखा था, तो कैंची और चाकू तुर्किन रखा था, ठीक है। उसके अलावा एक बंदूक रखा था, तोप रखा था और बारूद रखा था। क्यों? क्योंकि बेचेगा ना जी, तुर्किन जो है वो बंदूक बेचता है, तोप बेचता है और क्या बेचता है? बारूद रखा था। उसके अलावा कालीन रखा था। आप लोग चटाई जानते हो ना, छत्तीसगढ़ी शब्द में कालीन, हाँ, तो वो रखा हुआ था बिछाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या रखा था? सौगात रखा था। चेचक की बीमारी था, वो जो तुर्किन है ना, उसको चेचक का बीमारी था, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके अलावा लाश रखा था, मतलब एक डेड बॉडी है ना, वो रखा था, लाश। उसके अलावा कुर्ता रखा था, कपड़ा आप लोग जानते हो ना, कुर्ता बेचने के लिए। उसके अलावा कुड़की रखा था और काबू रखा था, ठीक है, मतलब खुद पे काबू रखता था, किसी को मार ना दूँ, मार कर लाश ना बना दूँ बोल करके। तो ऐसे आप लोगों को ना छोटे छोटे जो शब्द है ना, उसको आप लोगों को कहानी के माध्यम से थोड़ा बहुत ऐसे जो याद करने लायक है ना, उसे आप लोगों को याद करना है। और इसका PDF जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो और भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वां में अब हम लोग ना अंग्रेजी शब्द के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी शब्द के आप लोगों को ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी शब्द आप लोग ना जब देखोगे, उस शब्द को पढ़ोगे, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगी। जैसे स्कूल अंग्रेजी शब्द है, कॉलेज, अकादमी, लाइब्रेरी, पेंसिल, पेन, कॉपी, पेपर, डायरी, लेटर बॉक्स, डेस्क, ये सारा चीज़ तो अंग्रेजी में ही समझ में आता है ना, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि अंग्रेजी शब्द है। कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये सारा की सारा चीज़ जो है ना, वो अंग्रेजी शब्द में आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे इरादा, एक ये है ना, ये आप लोगों को रटना पड़ेगा। बाकी अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, ये सारा चीज़ तो अंग्रेजी शब्द है। पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, भले ही आप लोगों को अभी टाइम लग रहा है, चलेगा। अभी आप लोग जितना समय दोगे, जितना टाइम से आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ोगे ना, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। केवल MCQ करके आप लोग सोचोगे ना कि मैं क्वालिफाई कर लूँ या अच्छे से सीख जाऊँ, मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज आप लोगों को, ठीक है। और अच्छा नंबर स्कोर करना है, तब तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़े
से ना अरबी शब्द के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ये जो मालिक शब्द है वो अरबी है, आदमी है, औलाद है, औरत है, अमीर है, अल्लाह है, आदत है, अखबार है, अक्ल, आदत, ये तमाम जो चीज़ है ना वो सारे के सारे अरबी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, विशेष विशेष में जो याद करना है, ये जो किताब है, ये जो किस्मत है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये अरबी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा और इसका जो PDF है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, तो अच्छे से आप लोग और प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग को दोबारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में ना ये जो संकर शब्द या मिश्रित शब्द क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, तो ध्यान से पहले इसको पढ़िए। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के रूढ़ शब्द के योग से बनता है, उदाहरण करके दिया है। तो संकर शब्द किसे कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा अपने शब्द में बता दूं। संकर शब्द वे शब्द कहलाएंगे जो अलग अलग दो शब्द से मिल करके बना होगा। ठीक है, जिसका अगर आप लोग अलग अलग करोगे ना तो उसका दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, उसे हम लोग संकर शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे अंग्रेजी व हिंदी के योग से बना शब्द को देखो, टिकट और घर बराबर, जो टिकट घर है ना तो टिकट को करोगे तो टिकट अलग हो जाएगा और घर जो बोलोगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक जो शब्द रहेगा वो अंग्रेजी का होगा और एक जो शब्द रहेगा वो हिंदी का होगा, दोनों के मिक्स रूप को क्या बोलेंगे हम लोग उसे संकर शब्द कहेंगे। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी तो रेल अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से डबल रोटी तो डबल अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा और रोटी हिंदी का शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से सिनेमा घर सिनेमा अलग हो जाएगा और घर अलग हो जाएगा। तो दो ऐसे अलग अलग शब्दों से मिल बना हुआ जो शब्द है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था आप लोगों को। अब हम लोग ना MCQ का सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये जो 25 से 30 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा उनमें से आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कितना नंबर आप लोगों का आया। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। किसी विदेशी विद्वान ने देशज शब्द को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत के संबंध माना है। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्सा दा तासी, ऑप्शन सी जॉन बिम्स या ऑप्शन डी जॉन लुइस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, और हमने इसे थ्योरी में भी पढ़ा था, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए फर्स्ट में। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जॉन बिम्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे, किसी विदेशी विद्वान ने देशज शब्द को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंधित माना है। तो ये जो विदेशी विद्वान है वो जॉन बिम्स हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था ना और नोट करने के लिए बोला था ना, जॉन बिम्स के जो बोला है वो लाइन को नोट करने के लिए विशेष तौर पर बोला था ना कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोल करके, और CG व्यापम टेट 2019 के जो प्रश्न है ना उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन भी होता है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना था इसे। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। किसी विदेशी विद्वान ने देशज शब्द को मुख्य रूप से भावार्थ स्रोत से संबंध माना। ये तो सेम प्रश्न है जो हम लोगों ने फर्स्ट में प्रश्न में पढ़ा उनको। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जॉन बिम्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, इसीलिए आप लोग को बता दिया क्योंकि फर्स्ट में हम लोग इसे पढ़ लिए हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। अब शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं। ऑप्शन ए तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ऑप्शन बी विकारी अविकारी यौगिक मिश्रित, ऑप्शन सी तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय या ऑप्शन डी उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर है तत्सम तद्भव देशज विदेशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं और आप लोगों को मैं 4 विधियां बताया था ना जी फर्स्ट में ही आप लोग को थ्योरी में। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज 4 प्रकार की जो विधियाँ हैं वो हो जाएगा शब्द रचना के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। एक शब्द से दूसरा शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी व्युत्पत्ति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्युत्पत्ति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति को कहते हैं। तो एक शब्द से दूसरे शब्द की जो उत्पत्ति होता है ना उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। ये बात आप लोगों को नोट करने के लिए भी मैंने आप लोग को थ्योरी में बोला था, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है व्युत्पत्ति करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और जितने भी आप लोग शब्द का जो रचना है, निर्माण है, उन सारी चीज़ों को नोट करने के लिए इसीलिए बोला था मैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 कैसे? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से 4 ही ना भेद होते हैं जी। मैंने आप लोग को थ्योरी में भी बताया था ना कि पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशज और चौथा देशज करके आ जाएगा, है ना। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द है ना उसके 4 भेद होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ऐसी प्रश्न पूछा जाता है जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो भी आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आप लोगों का सेम है, लेकिन इसका जो ऑप्शन था ना इसमें आप लोगों को अंकों में दे दिया, पहले आप लोगों को शब्दों में दे दिया था। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से 4 ही भेद होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है इसे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर 3 भाग में ही ना बांटा गया है जी। मैंने आप लोग को थ्योरी में ही बताया था ना कि रचना के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो होगा वो रूढ़ शब्द होगा, दूसरा जो होगा वो योग रूढ़ शब्द होगा और तीसरा जो होगा वो यौगिक शब्द होगा। आप लोग को बताया था ना रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द करके अलग अलग करके बताया था ना परिभाषा में अब आप लोगों को सरल तरीके से। तो रचना के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। मूल शब्द है ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योग रूढ़ या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रूढ़ शब्द करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि कई लोग जो होंगे ना ऑप्शन नंबर डी सभी को ले लेते हैं, तो आप लोगों को हमेशा सभी नहीं होता है जी, नहीं लेना है आप लोग को हमेशा उपयुक्त सभी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न को पढ़ो, क्या बोला है? मूल शब्द है। तो मूल शब्द किसे कहते हैं जी? रूढ़ शब्द को ही ना मूल शब्द कहते हैं। आप लोगों को रूढ़ शब्द के बारे में एक परिभाषा दिया था ना कि वे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं देता, मतलब कोई अर्थ व्यक्त नहीं करता, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं या मूल शब्द कहते हैं। आप लोगों को बताया था ना। और देखो जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था जल करके, तो जल को अगर मैं 2 हिस्सा में बांट दूं तो ज अलग हो जाएगा, ला अलग होगा। ज का कोई मतलब होगा क्या या ला का कोई मतलब होगा क्या? नहीं ना होगा। जब ये दोनों एक साथ जल होगा तो इसका कोई मतलब निकलता है, जल मतलब पानी जिसको हम लोग पीते हैं, है ना, वो वर्ड अर्थ निकल जाएगा। तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो मूल शब्द को ही रूढ़ कहते हैं। मूल शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वो मूल शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ना थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। वे शब्द जो कृत प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के योग से बना हो कहलाते हैं। ऑप्शन ए योग रूढ़, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी सरल या ऑप्शन डी यौगिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यौगिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वे शब्द जो कृत प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं कहलाता है, तो यौगिक शब्द ही ना कहलाते हैं। जी हाँ, मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी समझाया था ना कि यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द का मतलब ये होता है कि वे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना हो, मतलब दोनों के मेल से एक शब्द बना हो। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ ना, उपकार बोल करके आप लोगों को एक बार और भी दिया था ना एगो एग्जाम्पल, उपकार करके ये आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उप को अगर मैं अलग कर दूँ और कार को अलग कर दूँ तो उप का मतलब पहले होता है और कार का मतलब जो नॉर्मल रोड में गाड़ी चलती है उसको कार मानते हैं। तो दो अलग अलग शब्द इसमें देखो ना जी, ये लिखा है देखो ना, दूसरे शब्द के योग से बना है, तो ये एक शब्द और ये दूसरा शब्द, तो दो शब्द के योग से बना होना उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। उप का मतलब पहले हो जाता है, कार का मतलब नॉर्मल गाड़ी हो जाता है, ऐसे ले सकते हो। और दोनों को एक साथ जोड़े तो उपकार कहलाएगा, और उपकार का मतलब किसी के ऊपर एहसान करना है ना, तो ये यौगिक कहलाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग परिभाषा के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हो, तो इसीलिए आप लोगों को याद करने के लिए और नोट करने के लिए बोलता हूँ मैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मूल शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते। ऑप्शन बी, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ऑप्शन सी, जिनमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल शब्द किसे कहते हैं? तो मूल शब्द वे शब्द को कहते हैं ना जी, थ्योरी में भी बताया था आप लोगों को। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उसे मूल शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था जल बोल करके, और अगर इसका टुकड़ा कर दूँ तो ज का कोई मतलब नहीं होता और ल का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दोनों को एक शब्द मूल तौर पर पढ़ूँ तो उसका जल का अर्थ होता है पानी जिसे हम लोग पीते हैं, तो वे मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिसका खंड सार्थक नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर, या ऑप्शन डी नाक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लंबोदर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? और योग रूढ़ शब्द की परिभाषा मैंने आप लोगों को थ्योरी में सरल तरीके से समझाया था। आप लोगों को बताया था ना कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आप लोग को दिया था लंबोदर। लंबोदर कहने से हम लोग साधारण अर्थ में ये नहीं लेते कि जिसका पेट निकला हो, जिसका उदर निकला हो, उसे हम लोग लंबोदर कहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लेते। साधारण अर्थ यही होता है, लेकिन हम लोग लाक्षणिक अर्थ में ये लेते हैं लंबोदर का, कि लंबोदर का मतलब भगवान गणेश को लेते हैं। भगवान गणेश का नाम से हम लोग लंबोदर कहते हैं, बोलते हैं ना हम लोग उसे, तो ये लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है, उसे हम लोग लंबोदर भगवान गणेश से लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। जलज है ऑप्शन ए निरर्थक शब्द, ऑप्शन बी रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी यौगिक शब्द, या ऑप्शन डी देशज शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जलज है तो जलज जो है वो योग रूढ़ हो जाएगा। और अभी जस्ट आप लोगों को परिभाषा समझाया था ना कि जलज शब्द वे शब्द होते हैं, या योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो साधारण अर्थ का बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। तो जलज का जो अर्थ होता है वो जल में जन्म लेने वाला, या तो कमल बोल सकते हो या पुष्प बोल सकते हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। वे शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। ऑप्शन ए, वे बोलने में सरल हो, ऑप्शन बी, उसका निश्चित अर्थ हो, ऑप्शन सी, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, या ऑप्शन डी, वे भाषा में प्रयोग किए गए हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसका निश्चित अर्थ हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकले, तभी ना कहे जाएंगे जी शब्द सार्थक। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा लेता हूँ जल। जल बोल दिया तो क्या इसका अर्थ निकलेगा कि पीने का जो पानी होता है उसे हम लोग जल कहेंगे, इसका एक सार्थक अर्थ निकल गया। अगर मैं इसी को बदल करके लज लिख दूँ तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला है, तो ये निरार्थक शब्द हो जाएगा और ये सार्थक शब्द
शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिसका अर्थ निश्चित निकले। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रख कर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी अनुकरणवाचक या ऑप्शन डी संकेतात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अनुकरणवाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए वे शब्द कहलाते हैं। तो ये अनुकरणवाचक कहलाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है देशज, ऑप्शन बी संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है तत्सम, ऑप्शन सी संस्कृत का किंचित परिवर्तन रूप तद्भव, या ऑप्शन डी जो देश में बोले जाते हैं देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो आंसर होगा ना वो आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रश्न क्रमांक 15 जो है ना उसे व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। एक्चुअल वजह ये है कि इसमें प्रश्न पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत जो है वो पूछा था। तो इसमें जो चारों के चारों जो है ना वो चारों के चारों सही दे दिया गया है। इस वजह से ना ये व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। कैसे? तो फर्स्ट को पढ़ो, जिसकी उत्पत्ति अज्ञात हो उसे देशज कहते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। बी को पढ़ो, संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया उसे तत्सम कहते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सी को पढ़ो, संस्कृत का किंचित परिवर्तित रूप तद्भव। तो संस्कृत का किंचित परिवर्तित कहने का मतलब यह है कि संस्कृत का जो शब्द है ना उसको परिवर्तित करके उसके स्वरूप को बदल करके जो प्रयोग में लिया जाता है हिंदी में उसे तद्भव कहेंगे। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा डी जो देश में बोले जाते हैं देशज, तो देश में बोले जाने वाली जो भाषा है उसे देशज ही ना कहते हैं। तो इसमें चारों की चारों जो ऑप्शन है ना सारे के सारे करेक्ट था, इसीलिए व्यापम के द्वारा इसे ना विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, और आप लोग जैसे ऐसे पढ़ोगे ना तो कोई ना कोई एक आंसर लेना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप लोग, क्योंकि अगर इसमें बोनस मार्क्स दिया जाता है ना तो आप लोग अगर की आंसर लिए होंगे तो आप लोगों को भी बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की आदि शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग से हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की ये सारे चीज़ किस वर्ग में आते हैं? तो वो देशज में ही ना आ जाएंगे। जी हाँ, और मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना कि जो देशज जो शब्द है वो जो एक प्रॉपर जो इलाका है, जो प्रॉपर क्षेत्रीय भाषा है, जो देश के अंदर बोले जाने वाली भाषा है उसे हम लोग देशज कहते हैं बोल करके। और आप लोगों को छत्तीसगढ़ी में भी समझाया था ना कि ये जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है, खिड़की जो है वो भी छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो ऐसे जो छत्तीसगढ़ी जो शब्द आएंगे ना उसको हम लोग भी ना देशज के अंतर्गत ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना। और तेंदुआ और चिड़िया जो है ना वो भी देशज शब्द के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी अनेकार्थी या ऑप्शन डी पर्यायवाची। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विदेशी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डॉक्टर कौन सा शब्द है? तो ये जो डॉक्टर है वो आप लोगों का विदेशी शब्द है ना। जी हाँ, और स्पेसिफिक बताऊँ ना ये जो डॉक्टर है वो कौन सा शब्द है? तो डॉक्टर जो है वो अंग्रेजी शब्द है। कौन सा? तो डॉक्टर जो है वो अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। और अंग्रेजी शब्द कहाँ से आया? तो वो विदेश से आया हुआ है, और अंग्रेजी नहीं दिया है तो विदेशी शब्द को ही हम लोग ना लेंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विदेशी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। देशज शब्द है ऑप्शन ए दमड़ी, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी चश्मा या ऑप्शन डी किताब। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गाड़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देशज शब्द है, तो देशज जो शब्द है वो गाड़ी ही ना, जो देशज शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है और मैंने आप लोग को थ्योरी में भी बताया था, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी चश्मा जो शब्द है ना वो आप लोगों का फारसी शब्द है। कौन सा? तो ये जो चश्मा आप लोग पहनते हो ना वो फारसी शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो किताब शब्द है ना वो आप लोगों का अरबी शब्द है। किताब कौन सा शब्द है? तो अरबी शब्द है, ठीक है। और ये जो दमड़ी है उसके बारे में याद नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, आएगा तो आप लोग को आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देशज जो शब्द है वो गाड़ी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी तद्भव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये जो कबड्डी शब्द है ना वो किस वर्ग का है बोला है, तो कबड्डी जो शब्द है ना वो देशज शब्द हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने थ्योरी में भी बताया था जब देशज भाषा के बारे में आप लोगों को बता रहा था तब। और देशज जो शब्द है वो ये शब्द कहलाते हैं जो अपने जो क्षेत्रीय बोली है ना उसको हम लोग देशज कहते हैं, जो एक प्रॉपर इलाके में बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए फाटक, ऑप्शन बी चकचक, ऑप्शन सी खर्राटा या ऑप्शन डी कनस्तर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज जो नहीं है ना वो आप लोगों का कनस्तर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो शब्द है कनस्तर ना वो विदेशी शब्द है, आप लोगों को ये याद रखना है। बाकी ऑप्शन है फटाका, ऑप्शन बी चकचक, ऑप्शन सी खर्राटा, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ना वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सरदार किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फारसी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सरदार किस भाषा का शब्द है? तो सरदार जो है ना वो फारसी भाषा का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। लीची शब्द हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगीज या ऑप्शन डी चीनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी चीनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लीची शब्द किस भाषा के शब्द से आया है बोला है ना, तो ये जो लीची जो शब्द है ना वो चीनी भाषा से ही आया ना जी, मतलब चीन से आया है। और मैंने आप लोग को चीनी भाषा पढ़ाते वक्त बताया था ना कि ये जो चीनी मतलब जो शक्कर वाला जो चीनी है वो, और उसके अलावा जो लीची है वो, और उसके अलावा फटाका तूफान, ये सारा चीज़ चीन से आता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्द में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बेचारा, ऑप्शन बी अचेत, ऑप्शन सी निहत्था या ऑप्शन डी भरपूर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बेचारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्द में से एक शब्द मूलतः हिंदी शब्द नहीं है, उपशब्द का चयन कीजिए। तो मूलतः हिंदी शब्द नहीं है ना वो बेचारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो बेचारा है ना वो कौन से भाषा का शब्द है ये बताओ ना, तो ये जो बेचारा है वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? तो अरबी फारसी भाषा का ना शब्द ये बेचारा हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा अचेत, भरपूर और निहत्था जो है ना वो हिंदी भाषा का शब्द है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। हिनहिनाना शब्द निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिनहिनाना शब्द निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो हिनहिनाना है ना वो देशज शब्द का उदाहरण है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, देशज भाषा का। और हिनहिनाना मतलब क्या होता है? हिनहिनाना मतलब घोड़ा जो है वो हिनहिनाता है ना, जो ही कर करके, तो वो आप लोगों का देशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। अब निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी चांद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए चश्मा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। जो विदेशी शब्द है वो चश्मा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चश्मा है वो फारसी भाषा का शब्द है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि आप फारसी वाला चश्मा पहनते हो, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी भैंस और ऑप्शन नंबर डी चांद, ये दोनों जो शब्द है ना वो आप लोगों की तद्भव भाषा के शब्द हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ऑप्शन नंबर सी अग्नि तत्सम भाषा के शब्द हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाए और आप प्रॉपर टाइम पे क्लास को ले पाओ और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं।